तारीख जो इंतजार किया जाता बेसब्री से सभी राजनीतिक दलों का था और हमारे भारतीय नागरिकों को भी था कि अब तारीख आखिरकार तय की जाए कि चुनाव कब होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5 बजे विज्ञान भवन में, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल दिव्या, अब चुनाव बिल्कुल करीब है। आप जब सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब इनविटेशन आता है मीडिया में, तो उस समय सिर्फ एक लाइन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ब्रीफिंग करना चाहता है किसी इंपॉर्टेंट मसले पर। लेकिन चूंकि वक्त है, मालूम है कि इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है और नई सरकार का गठन होना है, उसके लिए चुनाव होने हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि आज शाम में जब 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, तो चुनावों का ऐलान किया जाएगा। और चुनावों के ऐलान के साथ एक चीज और इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं कि इस बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो चुनाव आयोग अपने कैंपस में नहीं कर रहा है, उनके परिसर में भी एक बड़ा सा हॉल है जिसमें आमतौर पर मीडिया के लिए आमंत्रित किया जाता है और मीडिया को वो संबोधित करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ में चुनाव आयुक्त। लेकिन ये कार्यक्रम रखा गया है विज्ञान भवन में, क्योंकि मालूम है कि इस वक्त देश की मीडिया नहीं, पूरी दुनिया की मीडिया जो है भारतीय चुनाव को लेकर उत्सुक है, किस तरीके से चुनाव होने हैं। तो ये एक बड़ा, चूंकि दिल्ली में ये आज के कह सकते हैं कि आज की तारीख में 5 बजे देश और विदेश तमाम जगह की नज़र लगी हुई रहेगी कि चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव का ऐलान करता है और कितने चरणों में चुनाव का ऐलान होता है और फिर क्या क्या किस तरह से चीज़ें किन राज्यों के लिए किस तरह का अनाउंसमेंट होता है, क्या कश्मीर के लिए किसी तरह का अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि वहाँ भी विधानसभा जो है भंग हो चुकी है और वहाँ का भी चुनाव ड्यू है। तो अब किन राज्यों में चुनाव होंगे, जिनमें 15 में चुनाव हुए थे, 14 में चुनाव हुए थे, उन राज्यों में भी चुनाव होने हैं, उनका भी ऐलान होगा। और कश्मीर में क्या होगा इस वक्त, या किसी वजह से चुनाव आयोग ये कहेगा कि नहीं अभी वहाँ पे, चूंकि अभी चुनाव आयोग ने वहाँ का दौरा किया था, जम्मू का कश्मीर का दौरा किया था और उसके बाद वहाँ की जो ग्राउंड पर सिचुएशन है उसको जज किया था। तो ये ऐलान जो है आज हो जाएगा तो सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि अब हम चुनाव में आ गए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है। 2019 का चुनाव सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए एक बड़ा ही क्रूशियल चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर एक मंथन जो है काफ़ी समय से आप कह सकते हैं कि चल रहा है। सत्ता पक्ष जो है जहां चाहता है कि हम इस बार फिर से रिपीट करें और दोबारा सत्ता में आए, हमें दोबारा जनादेश मिले। नरेंद्र मोदी ने 5 साल के कार्यकाल को अपना ऐतिहासिक कार्यकाल बताते हुए उनकी भारतीय जनता पार्टी इस अपने कार्यकाल को एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर दिखा रही है, हर मोर्चे पर अपने आप को कामयाब बता रही है, उसके लिए विज्ञापन हो रहे हैं, उसके लिए मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और लेकिन विपक्ष दूसरी तरफ जो है बहुत आक्रामक है और गोलबंद है। अगर देखा जाए तो विपक्ष की गोलबंदी अलग अलग ही राज्यों में सही, लेकिन एक गोलबंदी दिखाई दे रही है और वो इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए इस चुनाव में मतलब चुनाव का इंतजार कर रही है। तो विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। जब चुनावों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद जो है उनकी रणनीति जमीन पर और तेजी से उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है अगले 2 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पिछली बार 9 चरणों में चुनाव हुए थे पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में चूंकि बड़ा प्रदेश है और 75 सीटों के लिए यहाँ चुनाव होने हैं, तो यहाँ भी पिछली बार भी 8 चरणों में हुए थे और यहाँ देखना होगा इस बार कितने चरणों में यहाँ पे चुनाव का ऐलान होता है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, अलग अलग जो है एरिया में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। चुनाव आयोग को यह भी देखना होता है कि सुरक्षा वहां कैसे सुनिश्चित की जाए, कैसे वहां ईवीएम मशीनों को पहुंचाया जाना सुरक्षित किया जाए। अब वीवीपैट के जरिए चुनाव होने हैं अधिकतर जगहों पे, ये चुनाव आयोग कह चुका है। तो ये सारी तैयारी चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से कर ली है और उसको कैसे वो जमीन पर इंप्लीमेंट कर पाएगा और यहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर ये सारी तैयारी जो है कर लेने के बाद आज जब अनाउंसमेंट होगा तो हमारी नज़र रहेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव होंगे, कैसे कैसे चुनाव होंगे। आमतौर पर चुनाव जो है पश्चिम से पहले दौर से शुरू होता है, चूंकि जो लोकसभा सीटों का नंबर है उधर से शुरुआत होती है और आखिर में पूर्वांचल की सीटों पर नंबर खत्म होता है। तो अब ये सारी चीजें हैं और देखना यह है कि इस चुनाव को लेकर कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। और आज के बाद जब चुनावों का ऐलान हो जाएगा तो देश में जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि अब सरकार किसी भी तरह का नीतिगत फैसला नहीं कर पाएगी। आज के बाद ये सरकार किसी तरह का नीतिगत फैसला नहीं कर पाएगी, क्योंकि जमीनों पर उसका ये माना जाता है, इसलिए फैसले नहीं किए जाते हैं क्योंकि इसको एक चुनावी प्रलोभन के तौर पे न देखा जाए। इसलिए ऐसे घोषणाओं पर अब आज के बाद पाबंदी लग जाएगी। 5 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा
तत्काल प्रभाव से ये चीजें लागू हो जाती हैं। सरकार किसी भी तरह का नीतिगत फैसला नहीं कर पाएगी। आज के बाद जिन राज्यों में भी चुनाव होने हैं, यानी अब लोकसभा का आम चुनाव है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने हैं, 543 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। तो ये चुनाव कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सुरक्षा सुनिश्चित किया जाएगा, कैसे सभी मतदाताओं को उनका अधिकार जो है वो सुनिश्चित किया जाए और किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हो, क्योंकि ईवीएम मशीनों को लेकर एक शंका जताई गई थी। है आज, और सबसे ज्यादा चुनौती भी चुनाव आयोग है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईवीएम का बहिष्कार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो करती आई हैं हर माध्यम से। बिल्कुल, अब तो दिव्या ये तय चुका है कि चुनाव ईवीएम के जरिए होगा। हाँ, चुनाव आयोग ने इसको थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ये सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए उन्होंने वीवीपैट सिस्टम जो लागू किया है। वीवीपैट सिस्टम में ये होता है कि अगर आप वोट दबाते हैं और आपने जिस पार्टी को वोट दबाया है, वो जो स्लिप निकलेगा वो ये सुनिश्चित कर देता है कि आपने जिसके लिए वोट दबाया था उन्हीं पार्टी को आपका वोट गया है। तो जो वोटर है वो मतलब वो आश्वस्त हो जाता है कि उसने जो वोट किया है वो सही जगह गया है और इसमें किसी तरह की कह सकते हैं कि गलती नहीं हुई, किसी तरह का जो है जो टेक्निकली जो कह सकते हैं कि उसके वोटों का जो है गलत डिसीजन कहीं मशीनों के जरिए नहीं बदला गया है। तो ये वीवीपैट को चुनाव आयोग ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अधिकतर जगहों पे और मैक्सिमम जगहों पे वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। तो ये एक बड़ा इशू है विपक्ष का और इसको लेकर वो आक्रामक रही है, लेकिन मुझे लगता है अब इस वक्त विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा ये है कि चुनावों का मुद्दा क्या होगा विपक्ष के लिए, क्योंकि सरकार अभी एक और मसला आया है चुनाव आयोग के संज्ञान में कि जो हाल में जो घटनाएं हुई पुलवामा घटना के बाद सरकार ने जो पाकिस्तान के खिलाफ, कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, वहां आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान में जो कैंप किए हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं, उन आतंकवादियों के कैंपों पे जो हमले किए गए, उनको जो सबक सिखाया गया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक कह सकते हैं कि चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही थी। प्रधानमंत्री की एक रैली में पीछे शहीदों की तस्वीर लगी थी, उसको लेकर आयोग ने अब आपत्ति जता दी है। आयोग ने यह कह दिया है कि इस तरह की चीज़ों का चुनाव में इस्तेमाल जो है वो उस पर जो है रोक रहेगी। तो जाहिर तौर पे अब जो सत्ताधारी पार्टी के लिए और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और कह सकते हैं कि एनडीए के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए अभी सेना का जो शौर्य है उसको अपने हक में जो है कैसे इसको मतलब ये इसको भुनाते रहे अभी तक, लेकिन अब शायद ये इसको लेकर एक उनकी मुश्किलें रहेंगी। लेकिन अब विपक्ष के सामने चुनौती ये है कि जो उनके सवाल रहे हैं, जो जनता के सवाल रहे हैं, जो बेरोजगारी का सवाल रहा है या सरकार का नॉन परफॉर्मेंस का सवाल रहा है, इस सवाल को लेकर जनता के बीच में जाना और अपनी स्थिति बताना, अपना रोड मैप बताना कि वो इस सरकार को हटाना चाहते हैं और वो उनकी जब सरकार आएगी तो उनका एजेंडा क्या रहेगा, वो क्या करना चाहते हैं, ये साफ करने के लिए बहुत ही कम समय रहेगा। तो ये 2 महीने का समय जो है बिल्कुल ही क्रूशियल है सभी राजनीतिक दलों के लिए, मीडिया के लिए सबसे क्रूशियल चुनाव है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहे हैं, जितनी कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, इस फाइट की दिलचस्पी ये है कि जनता इसके हर पहलू को जानना चाहती है, किस तरीके से ग्राउंड पर चीज़ें बदल रही हैं, किस तरह लोग का रिएक्शन क्या है, लोग के मुद्दे क्या हैं, लोग किस आधार पर वोट करना चाहते हैं, इस सरकार को रिपीट करना चाहते हैं या इस सरकार को बदल देना चाहते हैं, लोगों की मंशा क्या है, विपक्ष की मंशा क्या है, सत्ताधारी पार्टी की मंशा क्या है। इन सारी चीज़ों का मंथन जो है आज के बाद कह सकते हैं कि थोड़ा तेज हो जाएगा और बहुत ही तेज हो जाएगा, क्योंकि अब जो है चुनाव बिल्कुल सिर पे है और आज के इस ऐलान के बाद जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि देश की मतलब बिल्कुल जनता। अगर भावे जी बात की जाए, क्योंकि परीक्षा यहाँ पर सबकी है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की हो या फिर चुनाव आयोग की या फिर जनता की, क्योंकि इस परीक्षा के बाद ही देश को एक प्रधानमंत्री मिलने वाला है, चाहे वो नए प्रधानमंत्री की बात की जाए या फिर प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए। बिल्कुल दिव्या, आपने बहुत सही आखिर में कहा कि ये जनता की भी परीक्षा है, क्योंकि सिर्फ सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की परीक्षा नहीं है, जनता की भी परीक्षा है, क्योंकि उसने 5 साल का शासन जो देखा है, हर के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। अपने उन अनुभवों के आधार पे जो सरकार ने उनके सामने जो एजेंडा रखा है, सरकार ने उनके इलाके में जो काम किया है, उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कैसा उनके इलाके में काम किया, इसको लेकर उनका एक अपना ओपिनियन होगा। उस ओपिनियन के आधार पे और जो प्रचार तंत्र है इस वक्त आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया से लेके और कह सकते हैं कि बूथ लेवल तक जो है पार्टियां अपने समर्थकों को अपनी बातों को कहना चाहती हैं, वहां तक जाती हैं और उन सबको सुनना और अंतिम में एक डिसीजन लेना
कि हमें इसको वोट करना है, हमको इस मुद्दे पर वोट करना है, ये एक जनता की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। तो निश्चित रूप से आज के बाद जो है जनता का मंथन, जनता के मन में जो है ये मंथन बहुत तेज हो जाना चाहिए और तेज हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि 2019 का चुनाव बहुत ही क्रूशल चुनाव है, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट चुनाव है। उसको चुनना है जनता को कि उसे इस सरकार को आगे बनाए रखना है या इस सरकार को बदल देना है। क्योंकि विपक्ष अगर उनसे संवाद कर रहा है तो ये उसके बीच में ये बात जा रही है कि सामाजिक समरसता को लेकर इस सरकार ने एक तरह से फ्लॉप रही है, उस मुद्दे पर, उस मोर्चे पर एक सामाजिक समरसता बनाए रखने की जो है उसको लेकर इस सरकार की कोई बहुत ऐसी कोशिश नहीं दिखाई दी। तो हर स्तर पे इस जनता को इसकी परीक्षा लेनी है और जनता को अपना एक मन मिजाज बनाना है, अपना ओपिनियन बनाना है और उसके हिसाब से वोट करना है। निश्चित रूप से आज चुनाव आयोग जो है जब ये चुनाव का ऐलान करता है तो वो ताकीद करता है कि लोग अपने मन के हिसाब से, अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देखते समझते अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और कौन कौन लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हुए हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और तब वो चुनाव कर पाएंगे, इस सारी चीज़ों का ऐलान आज होता है। और एक क्लैरिटी रहती है कि कैसे जो बाहर में, देश के बाहर रह रहे हैं वैसे लोग किस तरह चुनाव कर सकते हैं, अपना वोट मतदान कर सकते हैं। इसको लेकर भी एक मंथन है, एक नया सिस्टम डेवलप किया गया है। तो कैसे ये चुनाव होना है, कैसे ये इस सरकार को लेकर एक नया जनादेश सरकार को हासिल करना है और उसके बाद इस नई सरकार जो है